हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू लेबर लॉस। लेबर लॉस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो फंडामेंटल राइट में हो, चाहे वो डीपीएसपी में हो, हम उन सारे ही आर्टिकल्स को आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ईपीएफओ जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोविजंस फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फॉर द इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर। कह रहा है जो मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज में जो वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात होती है, मतलब कि ट्रेड यूनियन की जो बात होती है, वो गिवन में से कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अब मैं ना इस क्वेश्चन को या इस पार्ट को, इस टॉपिक को मैं डीपीएसपी का हिस्सा नहीं मान रहा। अगर डीपीएससी से क्वेश्चन पूछना होता तो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, बहुत सारे आर्टिकल हैं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन, ये डीपीएससी का ये क्वेश्चन लेबर लॉज से रिलेटेड है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि जितने भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट में, डीपीएससी में, जो लेबर लॉज से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, उन सारे आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बात आपको याद रखनी है कि जो लेबर लॉज के लिए राइट्स की बात होती है वो दो जगह पे होती है, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में। इन दो जगहों पे लेबर लॉज के लिए पॉलिसीज़ बनाने की बात की गई है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 काफ़ी ब्रॉड आर्टिकल है, सबके लिए बात करता है। क्योंकि ये सबके लिए बात करता है तो लेबर के लिए ऑटोमेटिकली ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ में दो चीज़ें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज़ें इक्वलिटी की बात करती हैं। देखिए, दोनों ही काफ़ी ब्रॉड टर्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है ये पढ़ने के लिए, समझाने के लिए। मैं कुछ चीज़ें मैं फटाफट बता देता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात क्या होता है कि कानून के सामने सब बराबर है, सबके सब, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सबके सब बराबर है। इसीलिए जो लेडी होती है, जो आपने देखा होगा कोर्ट के सीन में, जो काली पट्टी सी बांध के रखते हैं अपने हाथ में तराजू लेके, इसीलिए ये जो लेडी, ऐसे एक मिथ होता है ना कि कानून अंधा है। वो कानून अंधा क्यों है? क्योंकि वो इक्वलिटी की बात करता है, ताकि वो सबको ना या तो देख ही ना सके या तो एक तरीके से देखे। इसीलिए कानून ने एक पट्टी बांध के रखी है, ना कि कानून अंधा है। ठीक है। और दूसरी जो बात हो रही है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हो रही है। यहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं है एक तरीके से, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई अनलाइक दो चीज़ें हैं तो उसको अनलाइक ही ट्रीट करो। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी स्टोरी है, मैं बताता हूँ, मेरे टीचर ने बताई थी। कह रहे कि यूएस की स्टोरी थी कि कुछ मिलिट्री पर्सनल थे, 4 या 5, वो कहीं खो गए थे या वो कहीं ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ पे ना उनके पास खाना था, ना पानी था, कुछ नहीं था। पानी था लेकिन भोजन का कोई प्रबंध नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। तो जब हालत मरने वाली हो गई ना, जब हालात मरने वाली हो गई, तो वहाँ पे एक उस पर्सनल की किसी एक की डेथ हो गई और बाकियों ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही उस साथी को खा लिया। अब बाद में ये कोर्ट केस हुआ, बाद में उसकी फैमिली ने केस किया, यूएस में कोर्ट में केस गया। अब बाद में जो जजमेंट आया, वो जजमेंट आया बाकी के जो 4 पर्सनल थे उनके फेवर में, ना कि उसकी जिसकी डेथ हुई उसकी फैमिली के फेवर में। कोर्ट ने कहा कि, क्योंकि कोर्ट ने अनलाइक ट्रीट किया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के 5 सिपाही मरने से अच्छा था कि जो एक जिसकी डेथ हुई उसकी वजह से बाकी के 4 आज गवर्नमेंट के लिए और कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अलग सा डिसीजन दिया गवर्नमेंट ने। तो इंडिया में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है, इंडिया में ये दोनों है। और ये कोर्ट के विल पे है, कोर्ट डिसाइड करता है, जज डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस केस में किस तरीके से फैसला लेना है। तो ये बात याद रखनी है कि ये सबके लिए है, सिटीजन के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है। और पर्सन की जब बात हो रही है यहाँ पे, एनी पर्सन को बोला था ना यहाँ पे, हर पर्सन, तो एनी पर्सन में कौन आ रहा है? लीगल पर्सन आ रहा है। लीगल पर्सन मतलब कौन? कंपनी, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गए, कंपनीज होगी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हो गए, और एनी टाइप ऑफ लीगल पर्सन, कोई भी किसी भी तरीके का लीगल पर्सन इस एक्ट आर्टिकल में कवर होता है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी मान सकते हो, जब लीगल पर्सन की बात हो रही है तो आप इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मान सकते हो, लेबर ट्रेड यूनियंस मान सकते हो। ठीक है। इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(c).
ये क्या बात करता है? ये बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ग्रुप बनाने की। किस तरीके के एसोसिएशन? ट्रेड यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके पास कोई गारंटेड राइट नहीं है कि उन्हें इफेक्टिव बार्गेनिंग करने का, और ना ही राइट टू स्ट्राइक है उनके पास, और ना ही राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट है उनके पास। ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। जो भी राइट है, द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, जो राइट टू स्ट्राइक है, जो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट है, उन्हें फंडामेंटल राइट से वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते, या नहीं होगा उनका। होगा किससे? जो इंडस्ट्रियल लॉ है, जो लेबर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट जो है, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, उनके थ्रू ये चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी। ठीक है, बस बात ये आपको याद रखनी है कि कोई गारंटेड राइट नहीं है लेबर यूनियंस के पास, ट्रेड यूनियंस के पास राइट टू स्ट्राइक और कलेक्टिव इफेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, तो आर्टिकल 19C बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल है जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। हम आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। आर्टिकल 21 काफ़ी बड़ा, ब्रॉड और हर चीज़ कवर हो जाता है इस आर्टिकल के अंदर। ये डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन को उसकी ज़िंदगी की आज़ादी से, सुख सुविधाओं से किसी भी तरीके से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बॉन्डेड लेबर, बंधवा मजदूरी, स्लेवरी, जो बेनिफिट नहीं मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट अगर नहीं मिला तो ये सब क्या है? पर्सनल लिबर्टी और जीने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं ये। ठीक है, हेल्थ इक्विपमेंट नहीं मिला तो इससे क्या खतरा है? उसकी लाइफ पे खतरा है। तो यहाँ पे आर्टिकल ऐसे रिलेट करता है लेबर लॉ से। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट हो गया कि जब लॉ चाहे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कोई भी पर्सन, कोई भी किसी भी तरीके से अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता है। और ये राइट अवेलेबल है बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कह रहा है ये प्रोहिबिट करेंगे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसे प्रोहिबिट करेंगे। इसके अलावा बेगार और फोर्स लेबर और सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। बेगार क्या होता है? बेगार होता है कि काम करवाना और पैसे ना के बराबर देना। जहाँ उसको 500 रुपये वन डे का मिलना था उसे 100 रुपये दे दिया जा रहा है। ठीक है, 50 रुपये दे दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं बेगार। यहीं से कंसेप्ट शुरू हुआ मिनिमम वेज का। आर्टिकल 23 से ही कहीं ना कहीं कंसेप्ट आया मिनिमम वेज का। एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और अगर ऐसा हो रहा है कहीं भी तो वो पनिशेबल है। राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। It protects the individual not only against the state but also against private person। अब चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, कहीं भी इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हजार्डियस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। अब ये इम्पॉर्टेंट है। आप इस आर्टिकल को आपको रिलेट करना है ILO के कन्वेंशन नंबर 138 और 182 से, क्योंकि 138 में बात की जा रही थी मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट, और जो कि यहाँ पे आर्टिकल 24 बताता है कि मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना है? 14 ईयर्स है। ठीक है, इससे पहले कोई बच्चा काम नहीं कर सकता। कन्वेंशन नंबर, ILO का कन्वेंशन नंबर 182 क्या कहता है? वो कहता है किसी भी बच्चे को वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं डालना है, हजार्डियस एक्टिविटी में नहीं डालना है। ये भी तो यहाँ पे ही कह रहा है, एनी फैक्ट्री मैन अदर हजार्डियस एक्टिविटीज़ में, कंस्ट्रक्शन में, इस सब में नहीं डालना है। इट डज़ नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। जैसे कि मैंने बताया था कि ये किसी भी तरीके का ऐसा काम जिसमें कोई खतरा ना हो, इनोसेंट वर्क हो, एक्टिंग का काम हो गया, एंटरटेनमेंट का काम हो गया, ऐसे काम में वो बच्चों को प्रोहिबिट नहीं करता। इसके अलावा कोई भी हजार्डियस वर्क हो गया, और मिनिमम एज कितना है? 14 ईयर। तो ऐसे आपको आर्टिकल 24 को ILO के कन्वेंशन नंबर 138 और 182 से कनेक्ट करना है। अगला पार्ट जो है वो है DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट जैसा कि आपको पता है ये सिटीजन्स के लिए, ये पीपल के लिए, पर्सन के लिए। ठीक है, और जो DPSP है वो किसके लिए? वो स्टेट के लिए। तो ये आर्टिकल 38 क्या कहता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर अ प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल।
यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो स्टेट, स्टेट कौन, गवर्नमेंट आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योर करेगा किसे, सोशल ऑर्डर को। इस वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, सोशल ऑर्डर को, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। सोशल ऑर्डर मतलब क्या हुआ, सोशल ऑर्डर मतलब हुआ कि स्टेट किस चीज़ का ध्यान रखेगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस का। स्टेट क्या करेगा, सिक्योर करेगा, क्या करेगा सिक्योर, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करेगा। और जहाँ पे जिस कंट्री में स्टेट क्या करे या जिस कंट्री में पर्सन का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर हो, उसी को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उसी को वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि लेबर लॉज जो है या आईएलओ जो काम करता है वो दो चीज़ों के लिए काम करता है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए, ना कि पॉलिटिकल। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आईएलओ जो काम करता है, आईएलओ का मैंडेट ही क्या है, आईएलओ का मैंडेट ही है कि उन्हें सिक्योर करना है सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें डीपीएसपी से आर्टिकल 38 से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। आर्टिकल 39 क्या कहता है, ये एक अम्ब्रेला आर्टिकल, बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। कहता है कि टू सिक्योर क्या, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, हर सिटीजन्स चाहे मैन हो वुमेन है कोई हो, उनको ऐसा कुछ काम मिले जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को बचा पाए, अपने जीवन का यापन कर पाए, ठीक है। तो उनके पास इतनी सुविधा तो होनी ही चाहिए, तो स्टेट को ये चीज़ सिक्योर करनी ही करनी है, ठीक है। एडिक्वेट ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, शायद इसी का यही कुछ रीज़न यही है कि जगह जगह पे गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं, आपने सुना होगा कि अन्नपूर्णा स्कीम वगैरह चलती है जहाँ पे 4 रुपये 5 रुपये में खाना मिल जाता है ताकि पर्सन की लाइवलीहुड को सिक्योर किया जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट है दी टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। कह रहा है कि जो रिसोर्स है स्टेट के पास उसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से बांट दो कॉमन गुड के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। ताकि इससे क्या हो, इससे अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो कम किया जा सके, ठीक है, इसको वो कम किया जा सके। अगला पॉइंट जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोटेक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्स के कंसंट्रेशन को रोकना है, ठीक है। और ये इससे क्या होगा, इससे ये करना है कि हमें मोनोपोली को ख़त्म करना है, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की या पर्सन की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना है। इसी वजह से क्या होता है, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ये सब क्या है, इलीगल है। आपने देखा होगा कोरोना के पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा राशन दुकानदारों ने अनाज के स्टोर होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है ना। और गवर्नमेंट क्या कर, जबकि उन्होंने लीगली ख़रीदा है, उन्होंने, उनके पैसे हैं, उन्होंने ख़रीदा है। अब चाहे वो 10 किलो खरीदते थे पहले, अब 100 किलो खरीद रहे हैं, खरीद तो वो रहे हैं खुद के पैसों से। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये इलीगल है, ये बैन करेंगे। इसके लिए पनिशमेंट भी दिया, क्योंकि अभी जो सिचुएशन थी कोरोना का उसमें हम कंसंट्रेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते, उससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रिसोर्स को अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्टेट सिक्योर करती है, स्टेट का काम है कि ये देखना कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्स तो नहीं हो रहा है कहीं पे। पॉइंट डी जो कह रहा है वो कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। अब यहाँ से कनेक्ट कर लो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो कि आपने लेबर लॉज में पढ़ा होगा। ये कहाँ से कनेक्ट होता है आपको याद रखना है, आप लिख लो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जहाँ पे आपने पढ़ा है वहाँ पे आप लिख लो कि ये आर्टिकल 39D से जुड़ता है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट अपना जो पावर है वो कहाँ से ले रहा है, तो आर्टिकल 39D से ले रहा है, ठीक है। पॉइंट ई, क्लॉज ई कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज़, अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज़। यहाँ पे हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है कि जो ख़राब कंडीशन है हेल्थ की, वर्कर्स के स्ट्रेंथ की, उन्हें फोर्सिबल तरीके से जो काम कराया जा रहा है ये चीज़ें ना हो, ठीक है, ये चीज़ें ना हो। इसके लिए स्टेट क्या करेगा, इन चीज़ों को प्रिवेंट करेगा। अगला जो क्लॉज है वो एफ क्लॉज, वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब हर तरीके से 360 डिग्री चिल्ड्रन के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएटिव लेगी, ठीक है।
अगला जो आर्टिकल है इसमें आप बहुत सारे एक्ट को ऐड कर सकते हो, जैसे देखो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर एवोल्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट जो हमने किया था उसको आप ऐड कर लो, तो वो एक्ट यहाँ से ड्राइव हो जाता है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 39A, ये बताता है कि प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने किया था। ये कह रहा है इक्वल जस्टिस के लिए फ्री लीगल एड दो, फ्री वकील दे दो, फ्री लॉयर दो गरीबों को, ताकि क्या इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस ही तो मिल रहा है इससे। आर्टिकल 39A भी क्या दे रहा है, सोशो इकोनॉमिकल जस्टिस ही तो दे रहा है। अब देखो बार बार यहाँ पे सोशलिज्म आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे जो मैं अभी आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल ये सोशलिज्म प्रिंसिपल का हिस्सा है, ये सोशलिज्म प्रिंसिपल का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो फ्री लीगल एड देने की बात हो रही है, फ्री लीगल लॉयर देने की बात हो रही है, इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस लोगों को मिले, इसके लिए आर्टिकल 39A बात करता है और ये प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस को। अब इंडस्ट्रीज़ में भी तो होता है ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन, जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह है, नेशनल ट्रिब्यूनल, स्टेट ट्रिब्यूनल, उसमें क्या होता है फ्री लीगल एड तो वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे भी तो मिलता है, तो वहाँ पे ऐसे आपको उस चीज़ को ऐड करना है, कनेक्ट करना है। आर्टिकल 41, 42 और 43 और 43A भी, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स वर्क रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड है। तो आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सम सर्टन केसेस। ये आर्टिकल 41 स्टेट को बोलता है कि आपको इंश्योर करना है क्या, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और असिस्टेंस भी मिले सर्टन केसेस में, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सर्टन केसेस कौन सी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती हैं हमारी EPF एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ से रिलेटेड तो है, अनएम्प्लॉयमेंट से, ओल्ड एज से, सिकनेस से, डिसेबलमेंट से, इन्हीं चीज़ से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे जो पब्लिक असिस्टेंट, अब देखो इसको कनेक्ट कीजिए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा आपसे, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकता है। हमने एक एक्ट किया था पिछले कुछ वीडियोज़ में, मैं आपको उसी का नाम बताना है आपको। उस एक्ट में मैंने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी भत्ता की बात हुई थी। ऐसे दो आर्टिकल है, ऐसे दो एक्ट है सॉरी लेबर लॉज में, जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, बेरोज़गारी भत्ते की बात की गई है। आपको सर्च करना है, बताना है, आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सही होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। सेकंड जो यहाँ पे है वो ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो हो गई, सिकनेस के लिए ESI हॉस्पिटल्स की बात हुई है, ESI एक्ट की बात की गई है लेबर लॉज में। डिसेबलमेंट में तो हमें पता ही है, हर एक्ट में डिसेबलमेंट के बारे में बताया गया। तो सिकनेस हो गया, डिसेबलमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, पेंशन की बात हो गई, यहाँ से पेंशन निकल आया। एजुकेशन के लिए बात की जाए तो स्कॉलरशिप की बात हो गई है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे कनेक्ट हो रही हैं लेबर लॉ से, ठीक है। आर्टिकल 42 जो है वो कह रहा है प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ऐसे प्रोविजंस लेके आओ इंडस्ट्री में ताकि काम करने लायक सिचुएशन तो बने, है ना। इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट मिले, क्रीचे मिले, वॉशरूम, वॉशिंग फैसिलिटी, हर चीज़ यहाँ से कनेक्ट होती है, हर चीज़ यहाँ से कनेक्ट होती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पढ़ा होगा आपने लॉज, उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसका जो रिलेशन है, उसका जो ओरिजिन है वो आर्टिकल 42 से निकलता है, जहाँ पे बात हो रही है प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। और यहाँ पे अलग एक चीज़ बात की जा रही है मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट जो है वो यहाँ से हमारा कनेक्ट होता है। आर्टिकल 43 ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड अ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स। लिविंग वेज की बात हो रही है। देखो मिनिमम वेज और लिविंग वेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। मिनिमम वेज से आपका गुजारा ना चले, हो सकता है ऐसा, लेकिन लिविंग वेज क्या होता है, आपके अच्छी लाइफ के लिए, डिसेंट स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप बर्गर भी खा सकते हो, आपके लिविंग वेज में आता है। लेकिन मिनिमम
क्या कर सकते हो कि आप 1 किलो 2 किलो चावल दाल लेके 4 दिन खाओ उसको। तो यहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट है। तो लिविंग वेज की बात की जा रही है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात की जा रही है। ये सिक्योर करेगा कौन? स्टेट सिक्योर करेगा। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जा रही है फॉर ऑल वर्कर्स। वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए? और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, स्पोर्ट्स होता है इंडस्ट्री में, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, विश्वकर्मा पूजा होता है, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ ही तो है ये। छुट्टियाँ मिलती हैं उनको। ये सब चीज़ें क्या है? वर्कर्स के लिए है, ताकि उनके डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय कर सके। ऐसा नहीं कि काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दे दी हैं कि काम में उनको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मिल जाए और बस इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं, होलिस्टिक 360 डेवलपमेंट करना है ना। तो गवर्नमेंट इसके साथ क्या सिक्योर करती है कि कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का भी हिस्सा बनाना है। आर्टिकल 43 ये क्या कहता है? ये कहता है टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ट्रेड यूनियन। अब वर्कर पार्टिसिपेट कैसे करेगा? वर्कर पार्टिसिपेट कैसे करेगा? यूनियंस के थ्रू। ये अब एक एम्प्लॉयर है और एक अगर वर्कर पार्टिसिपेट करने लगे तो पता चला रेशो 1:100 का रेशो हो गया, 1:100 का रेशो हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एम्प्लॉइज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या बनाने की बात की गई है? यहाँ पे ट्रेड यूनियंस बनाने की बात की गई है। और यही तो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 78। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 43A। अच्छा, ये ऑप्शन में था या नहीं था? 43, सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। आपको यहाँ पे याद रख लेना कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा 43A। 43B क्या कहता है? 43B कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये मैंने बताया था कि ये फंडामेंटल राइट में भी कहीं ना कहीं है, तो आर्टिकल 90C में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई। और आर्टिकल 43B भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। और ये ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011 से। इसके अलावा एक और आर्टिकल बचता है, आर्टिकल 47। ये कहता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए क्या करो? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही करो लोगों का। कोरोना के सिचुएशन में आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ के लिए अभी गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लेके आ रही है, कितनी स्कीम, कितनी बेनिफिट, अनाज देना हो गया, दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि आर्टिकल 47 कह रहा है कि स्टेट का काम है ये इंश्योर करना। स्टेट का काम है इंश्योर करना कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जाए। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो लोगों में है, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, काम बंद हो गया, अब खाने में दिक्कत हो गई, उनके न्यूट्रिशन में दिक्कत ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? फ्री मेडिसिन भी दिए थे, विटामिन, एनर्जी टैबलेट भी दिए थे, दाल चावल चीनी ये सब भी मिल रही थी ताकि उनको न्यूट्रिशन में कमी ना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है लेबर लॉज से। तो ये जो सारे आर्टिकल्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे लेबर लॉज से। तो हमने आज किया क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिगार्ड टू लेबर लॉज। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लगा मुझे ये, इसलिए मैंने इसे बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सजेशन ज़रूर दिया करो यार, काफ़ी अच्छा लगता है। जो चीज़ें अच्छी मानने वाली होती है मैं ज़रूर ऐड करता हूँ चीज़ों को। तो अब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। PDF आप ले सकते हैं री एकेडमिक चैनल से। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।